के ऊपर महंगाई के बम बदस्तूर ड्रोन हमलों के जरिए उनको धकेल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। इमरान खान वो कहा करता था, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है। तो चोर कौन है? जितना चोर इस वक्त कठपुतली वजीर आजम है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीडीएम मरा हुआ एक सियासी हाथी है। पिछले दिसंबर में हमें कहते थे अस्सलाम वालेकुम, अब ये दिसंबर आ गया, कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो गया। 15 अगस्त से हैं ये नौजवान इंजन, लेकिन इनके इंजन धुआं दे रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अदारों पर जो कुछ कहा है, इससे ज्यादा इंतहाई गैर जिम्मेदारी का, और खुद अपने लिए वो गड्ढे खोद रही है। पहली हुकूमत को घर भेजने में भी उनका बहुत बड़ा दखल था। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूँ मोहतशिम तरीन। नाज़रीन, पीडीएम तीसरी बार हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही है, और पहली दो जो तहरीक चलाई गई वो आपके सामने हैं। कैसे मूवमेंट चलाई गई, कैसे इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, धरने और ये सारी मूवमेंट चलती रही। फिर सेनेट के इलेक्शन आए। सेनेट के इलेक्शन के बाद उन्होंने जो अपोजिशन की सीट थी सेनेट की, सैयद यूसुफ गिलानी की, वहाँ से इनके गैप्स हुए और पीपल पार्टी अलहदा हो गई। अब जो पीडीएम तीसरी तहरीक चला रही है, ये पीपल पार्टी के साथ नहीं है, इनके साथ, इस जमात के साथ। और क्या अपोजिशन इस तीसरी मुहिम में कामयाबी समेट सकेगी? कितने चांसेस हैं अपोजिशन की कामयाबी के इस तरीके के साथ? क्या अपोजिशन लोगों को महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ सड़कों पे ला सकेगी? इस पे सारी आप गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर राना मुबशिर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राव साद अजमल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। और पाकिस्तान पीपल पार्टी से अरसलान मुख्तार गोंदल साहब हैं जी, मैं आप तीनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ जी। शुरू करूँगा जी राव साद अजमल साहब से, क्योंकि आप बेसिकली पीडीएम, आपकी जमात जो है वो पीडीएम के मेजर प्लेयर में से शुमार होती है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये ओनली प्लेयर है जी, आपकी बाकी तो कोई प्लेयर रहा ही नहीं, बड़ी कोई पार्टी रही नहीं। पीपल पार्टी थी वो सेपरेट हो गई, बाकी आपके पास एएनपी थी वो सेपरेट हो गई, अभी अचकज़ई रह गया और मौलाना रह गए हैं। तो ये तीसरी दफ़ा तहरीक चला रही हैं, तो क्या ज़रूरत पेश आई है ये तीसरी तहरीक चलाने की? मेरे ख्याल में राव साहब की वॉइस का थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रहा है जी। आप ज़रा प्रोड्यूसर इनकी ज़रा वॉइस का देखें, इनको कनेक्ट करें। मैं इंजीनियर राना मुबशिर साहब की तरफ जाता हूँ। राना साहब, आप वही कुछ ख्याल कर लें, मतलब 3 साल हो गए हैं, ये तो तीसरी तहरीक चला रहे हैं कि जी महंगाई ख़त्म करें, बेरोज़गारी और करप्शन और शुगर, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ों पे अपोजिशन का तो रोना धोना लगा ही रहता है। आपकी जमात ही कुछ ख्याल कर ले, 3 साल हो गए, कोई बेहतरी ले आए जी सिस्टम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। आप ये देखें कि ये चीनी का बहरान हो, ये बेरोजगारी हो, ये दिया किसने हुआ है? ये 35 साल से जो लोग आज तक गवर्नमेंट में रहे हैं, इन्होंने इतनी करप्शन की है कि मुल्क को खोखला कर दिया है। और अब ये किसी पे इल्ज़ाम लगाएं तो इसकी बात बनती नहीं है। इन्होंने सारे मुल्क का जो पैसा है
वो लूट कर तो बाहर के मुल्कों में रखा हुआ है, उसके उन्होंने फ्लैट खरीद लिए हैं। तो अब ये पीटीआई पर अगर इल्ज़ाम लगाएं तो ये कोई सच्चाई वाली बात नहीं है। ये सारी महंगाई, ये बेरोजगारी, ये इनकी दी हुई है, ये इनका दिया हुआ हम जिस सिस्टम चला रहे हैं। ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग 35 साल से, 30 साल से और 35 साल के दरमियान ये गवर्नमेंट कर रहे थे। इन्होंने इतनी करप्शन के जरिए इतना पैसा कमाया है कि मुल्क को खोखला कर दिया है। इनके दिए हुए कर्जे वो हम उतार रहे हैं। तो अब ये सूरत यही होनी थी और क्या होना था। अब हमें वक्त लगेगा कि हम मुल्क को सुधारने के लिए हमें ये वक्त चाहिए और वो वक्त अनकरीब आ रहा है। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में इंशाअल्लाह ऐसा इनकलाब लाएंगे कि यहाँ ना करप्शन होगी, ना ये चीनी महंगी हो गई, ना ये दूध महंगा होगा, ना ये आटा महंगा होगा और अनकरीब ये वक्त आने वाला है। और ये दिया हुआ किनका है? ये इन नवाज ग्रुप का और ये पीपल्स पार्टी का दिया हुआ ये तोहफा है हमें। अच्छा नहीं राणा साहब, जब आप कहते हैं कि ये सारी जो सिस्टम ख़राब है, पुलिस का सिस्टम ख़राब है, हेल्थ का सिस्टम ख़राब है, एजुकेशन का सिस्टम ख़राब है, अदलिया का सिस्टम ठीक नहीं है, वोकला का सिस्टम ख़राब है, ये सारे डिपार्टमेंट आप गिनते जाएं, ये सारे के सारे आप कहते हैं कि जी 35 साल पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में ये ख़राब कर दिए। तो अभी 3 साल में कोई एक डिपार्टमेंट आपके क्रेडिट में है जिसको आप ठीक नहीं किया हो? कोई एक डिपार्टमेंट? अच्छा आप ये बताएं कि 35 साल एक बंदे ने खराबी की है, वो क्या 3 साल में खत्म हो जाएगी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है राणा साहब, लेकिन खान साहब जब 13 से 18 तक अपनी कैंपेन चलाते रहे हैं, उसमें किसी जगह उन्होंने नहीं कहा कि ये 35 साल हुकूमत का गंद है, हमें आपने 20 साल देने हैं। वो तो उस वक्त कहते थे कि 90 दिन में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं ये डिपार्टमेंट ठीक कर दूंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करूंगा, सियासी तौर पर पुलिस का कोई अमल दखल नहीं होगा पुलिस में। वही थाने बिक रहे हैं, वही एमएनए एमपीए थाने लगवा रहे हैं, वो एसएचओ लगवा रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ना थाने बिक रहे हैं और काफी हद तक इसमें तब्दीली आई है। ना थानों में वो करप्शन रही है, ना किसी डिपार्टमेंट में वो करप्शन रही है। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये करप्शन खत्म हो रही है। और ये वक्त लगता है ना, जब बंदा बाहर बैठा हो तो वो यही समझता है कि मैं ये 90 दिन में काम कर लूंगा। जब उन्होंने इख्तियार संभाला तो उनको समझ लगा कि ये तो आबे काबा ही बिगड़ा हुआ है, तो आबे काबा बिगड़े होने में कुछ वक्त लगेगा। नहीं राणा साहब देखिए, आप देखेंगे कि ये टनोर और इससे अगला टनोर भी पीपल्स पार्टी का है। अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। अवाम जो है अवाम इमरान खान के साथ है राणा साहब। अगला जो है वो दौर भी तहरीके इंसाफ का होगा और ये सारा खत्म होगा वो जो पीपल्स पार्टी ने और नवाज ग्रुप ने डाला हुआ है। जी अच्छा राणा साहब, आप जब कहते हैं ना कि खान साहब बाहर बैठे थे, उनको सिस्टम का पता नहीं था, जब वो हुकूमत में आए हैं तो उनको चीजें पता लगी हैं, ऐसे कह रहे हैं ना आप? जी ऐसे कह रहा हूँ। जी हाँ, तो केपीके की जब वो हुकूमत में थे तो उनको तो सिस्टम तो पता लग गया कि जी हुकूमत कैसे की जाती है। तो जब केपीके की हुकूमत 5 साल करने के बाद जब वो फेडरल में आए हैं, फिर कहते हैं मुझे पता नहीं था। देखिए एक सूबे को चलाने का और सिलसिला होता है, एक पूरे मुल्क को चलाने का और सिलसिला होता है। ठीक है, तो उन्होंने केपी में काफी तब्दीली लाई है। वहाँ का निज़ाम जो है अब बिल्कुल दूसरे सूबों के बरअक्स है और इंशाल्लाह वो वफाक में और पंजाब में पूरी तब्दीली लाने के ख्वाह है। और काफी हद तक यहाँ करप्शन का खात्मा हुआ है और काफी हद तक वो जो है करप्ट लोग वो साइडलाइन हुए हैं। और अभी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगला जो वक्त आ रहा है वो इंशाल्लाह करप्शन से पाक होगा, वो आप पूरी तब्दीली उसमें देखें। ठीक है, मैं ज़रा अरसलान मुख्तार गोंदल साहब से, गोंदल साहब ये
तो राना मुबश्शिर साहब तो कहते हैं कि जी बड़े अच्छे सिस्टम है, पुलिस में भी बड़ी अच्छी तब्दीली हो गई है, ऐसा ऐसा करप्शन ख़त्म हो जाएगी, तो अगले टेन्योर में मुकम्मल आपको एक नया पाकिस्तान मिलेगा। जी, पहले तो तरीन साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने। वेलकम जी। तो बात ये जो इंजीनियर ने बात की है, आप उस बात पे मुस्कुराए भी हैं, पहले मैं वो बात करना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी जुबान से कहा है कि आने वाला टेन्योर पीपल्स पार्टी का है, आपने सुना होगा। तरीन साहब आपको बात आ रही है? जी जी मेरी आ रही है, जो आ रही है। नहीं, मैं आपको गलतफहमी हो गई है या मुझसे नहीं, आप बेशक ये आप प्रोग्राम बेशक थोड़ा रिपीट भी कर लें इंजीनियर साहब। नहीं, आपके मुंह से बेशक बात निकल गई, अवाम के मुंह से भी बात निकल गई, आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का कैसे दौर होगा? पीपल्स पार्टी गोला साहब हो सकता है वो आपको खुश करने के लिए कहा उन्होंने। 50 साल में दोबारा नहीं पाकिस्तान में आएगी। अच्छा जी गोंदल साहब आप कमेंट्स करें जी। गोंदल साहब जी कंटिन्यू करेंगे आप जी। अरसलान गोंदल साहब जी जी जी, मैं ये बात कर रहा हूँ, आपने बात की है कि ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। मैं तो कह रहा हूँ आने वाले हालात में हम कब्रिस्तान में जाने के काबिल भी नहीं होंगे अगर अब तक इनकी हुकूमत रहेगी। इन कफन की आपने देखा है, कफन की कीमत में इन्होंने इजाफा कर दिया। और इमरान खान साहब ठीक कहते थे मैं तब्दीली लाऊंगा, सुनामी लाऊंगा। मैं तो कहता हूँ इनको भी करने दे, ये मजलूम ना बने। ये इंशाल्लाह ताला ये जो भगोड़ा ने दिया ये मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। ये मेरी बात तरीन साहब आप लिख के अपनी जेब में डाल लें। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और इस भगोड़े को हम इंशाल्लाह ताला एक सूली पे लटकाएंगे जिस तरह इसने अवाम का हल कर दिया। आप इधर आकर देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन में खुदा की कसम लोग रो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको गैस नहीं मिल रही, उनको चीनी नहीं मिल रही, उनको आटा नहीं मिल रहा, वो रो रहे हैं। इन्होंने क्या किया? सब कुछ दिया हुआ है, ये सरदारी साहब में सब कुछ आ गया है, इसके बदले सब कुछ हो रहा है। आपकी हुकूमत है कि जरदारी साहब तो बेचारियों में अपना हिसाब दे रहे हैं। आप हिसाब दें ना, आप जरदारी साहब को पकड़े, वो तो जेल में रहा 11 साल, अपनी जुबान नहीं कटवा ली। अभी जरदारी साहब, अभी नवाज शरीफ साहब 3 साल आपने ऐसे को यार कोई बात कर जी साहब, आपकी बात करने वाली है कोई? नहीं अरसलान साहब पूछते हैं आटा कैसे महंगा हुआ, राना साहब बहुत कुछ निकालना है। राना मुबश्शिर साहब अरसलान साहब को बात करने दें, वो बात कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे ख्याल में बात समझ आ जाए। ऐसे हम तीनों बोल रहे होते हैं तो वो समझ ही नहीं आती कि जी बात क्या हो रही है। जी करे बात जी जी अच्छा अरसलान साहब आप जो इंजीनियर साहब भाई हैं, उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि आने वाला टेन्योर पीपल्स पार्टी का है। अच्छा वो आपको आपका दिल रखने के लिए कहा होगा। अच्छा अरसलान साहब आप जो कह रहे हैं कि जी पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी और खान को जो है ना जी वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये इस पे यकीन कर लें हम जी? आप पार्टी ऐसे राणा साहब ने खुद अपनी जुबान से कह दिया। नहीं अवाम भी ये कह रही है। हालिया गिलगित का इलेक्शन देख ले, कश्मीर का इलेक्शन देख ले, कराची का इलेक्शन देख ले। आपको आवाज आ रही है जी? हेलो जी अरसलान साहब आप कंटिन्यू करें। आपको आवाज नहीं? जी आ रही है कंटिन्यू करें। मैं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आएगी, हालिया कश्मीर का इलेक्शन देख ले। अभी कुछ 4 दिन पहले कश्मीर का ज़मीनी इलेक्शन हुआ है, वहाँ हमने जो 1000 से सीट जीती थी वो हमने इनको 7000 से राई है। जो हमारे अमर यासीन साहब उधर से जीते हैं वो आपको पता होगा। उधर देखे पीटीआई की अवाम ने क्या हालत कर दी है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, अवाम का हाथ होगा इस करप्ट नियाजी का, इंशाल्लाह गिरबान होगा। ये मुल्क छोड़ के जमाइमा के पास भागेगा, इसको जगह नहीं मिलेगी। नहीं वैसे ये अरसलान साहब मैं जो मेरा सवाल ये था
कि जी जो वो आप पीपल पार्टी वाले ये जब कहते हैं कि जी हमारा हाथ होगा गिरबान की तरफ, खान को हम पकड़ेंगे, इसको एहतसाब करेंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो पिछले 20-25 सालों से पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये बातें करती रही है। लेकिन जब मफादात की जंग शुरू होती है उस वक्त ये इकट्ठे हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया और पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब मफादात मुश्तरका होते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कल को अगर पीटीआई की हुकूमत नहीं आती और किसी और की हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इकट्ठे बैठे होंगे, फिर एक दूसरे के भाई भाई बने बैठे होंगे। नहीं नहीं, हमने आप हमारा रिकॉर्ड उठाकर देख लें, भुट्टो साहब के दौर से लेके हमने जब भी बात की है अवाम की है। भुट्टो साहब ने अवाम की बात की, उनको सूली पे लटका दिया गया। शहीद बीबी अवाम की बात करने आई, उनको मरवा दिया गया। अब अगर बिलावल अवाम की बात कर रहे हैं, हम अगर पीडीएम से लैदा हुए हैं तो अवाम की वजह से हुए हैं ना। पीडीएम ने जो कहा था नहीं, अवाम की वजह से तो नहीं हुए अरसलान साहब, वो तो यूसुफ गिलानी का आपको जो अपोजिशन लीडर जो सेनेट का बनना था उस पे वो धोखा दिया गया। मुस्लिम लीग नून कहती है हमें धोखा दिया गया। वो आप बात उठा के देख लें, जो 7 वोट पड़े हैं, जो वोट जाया हुए हैं, वो तो नून लीग के वोट जाए हुए हैं। हमारे तो वोट पूरे हैं। हमने तो उनके कैमरे पकड़े थे जो वार्ड में लगे हुए थे। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने वो कैमरे पकड़े हैं, अपने हाथों से पकड़े हैं। जनाब आप ऐसी बात ना करें, हमने पीडीएम से रद्दगी की है। नहीं गोंदल साहब, वो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि जी हम इस्लामाबाद की जो सीट है वो मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी के कैंडिडेट को वोट देगी और उसके बाद जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा उसमें वो वोट देंगे पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून को, वहां पे सारी की सारी। उसके बाद अपोजिशन लीडर जो है सेनेट का वो मुस्लिम लीग नून का होगा। ये जो सारी बात आप कर रहे हैं, सारी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो बात एपीसी में हुई थी वो बात ये हुई थी कि जब अगर ये सारे वोट डालेंगे, हलफनामा देंगे तो ये सारी बात ठीक होगी। जब ये अपने वादे से मुकर गए तो फिर हमने अपना नया अमल तैयार करना। अच्छा, हमने तो इनके लिए सियासत नहीं करनी थी। हमने कहा था कि ये इस्तीफे दें, अगर मियां साहब आते हैं तो हम इस्तीफे देंगे। अगर हर बार हमने ही कुर्बानी का बकरा बनना है कि मियां साहब बाहर बैठे अपनी सियासत एंजॉय करें, हम इस्तीफे देंगे। अगर हमारे पास गवर्नमेंट है फिर गवर्नमेंट भी चली जाए, क्यों भाई? मियां साहब आए ना मैदान में बैठे नहीं ये कहना इस्तीफे देने हैं, वो कहाँ गए वो इस्तीफे? गोंदल साहब 13 से 18 तक जो कैंपेन चलाते रहे हैं जरदारी साहब और बिलावल साहब, उसमें वो बारहा कह चुके हैं कि हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, ये मौलवी नवाज शरीफ है, हम ये हो गया वो हो गया, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा अगर हमने इसका साथ दिया। तो उसके बाद 18 के इलेक्शन के बाद फिर साथ मिल गए। और कितनी दफ़ा आप लोगों ने धोखा खाना है, धक्का खाना है, उसके बाद फिर जाके समझेंगे। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ़िरौन जो हमारे मुल्क में मुसल्लत किया गया अवाम की खातिर, इस अवाम की खातिर हम एक होकर चल रहे हैं। अपोजिशन में रह के अपोजिशन करनी है। अगर हम आपस में लड़ पड़ेंगे तो ये जो फ़िरौन हमारे साथ कर रहे हैं अपने मकसद में कामयाब साहब, जब नजरियात की बात करते हैं ना तो नजरियात में चौधरी परवेज इलाही के साथ इल्हाक नहीं बनता। अगर चौधरी परवेज इलाही के साथ पीपल पार्टी इल्हाक कर सकती है तो पीछे एक ही बंदा रह जाता है, वो इजाज उल हक है जिससे पीपल पार्टी ने इल्हाक करना है। अगर किस मनहूस का आप नाम ले रहे हैं, वो नहीं, परवेज इलाही के साथ अगर पीपल पार्टी बैठने को तैयार हो सकती है। वो ज़ियाउल हक का बेटा जिसने इस मुल्क में दहशतगर्दी लाया, जो इसने इस मुल्क में कादियानियत फरोग दिया। परवेज इलाही के बारे में आप लोगों की पार्टी का मौकफ क्या रहा है? बीबी की जिंदगी तक परवेज इलाही की फैमिली के साथ आपका पीपल पार्टी पूरी का मौकफ क्या रहा है? वो जो मौकफ रहा है आपके सामने रहा है, उस मौकफ पे हम आज भी कायम है कि कुछ लोगों ने
वो मुशर्रफ था कातिल। मुशर्रफ कातिल आज देख ले एक बेड पे पड़ा है, एक मुजी वायरस में मुब्तला है, देखे किस तरह हालत अवाम ने उसकी कर दी है। वो इंशाअल्लाह ताला अगर जब अदालतों ने उसे इश्तिहारी करार दिया है, अदालतों ने कहा है कि उसको इधर चौक में लटका कर फांसी दी जाए, क्यों नहीं उन अदालतों पर अमल किया जा रहा? हमने अगर तवेदनाई से इत्तेहाद किया है तो इस मुल्क की खातर किया है, इस मुल्क ताकि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे, हमने इस वजह से किया है। लेकिन आप अगर आप अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, जो इस मुल्क में अभी सिविलियन माशाल्लाह लगा हुआ है, जो महंगाई है, अगर आप उस पे पीटीएम के हवाले पे आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप पिछली चलाएंगे तो आप भी खान साहब की तरह पिछले सवाल करेंगे। चले मैं राणा साहब से कमेंट्स ले लूं। राणा साहब, अभी ये जो DGISI साहब का इशू चल रहा है, उसको मरियम बीबी ने काफ़ी हाईलाइट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद मियां साहब ने भी उस पर काफ़ी दे किया है। तो ये क्या मसला है, क्यों ये चीज़ें हर 1-2 महीने के बाद इस तरह की निकल आती हैं कि जिस पे खाम खा की टेंशन क्रिएट हो जाती है, फिर स्टॉक मार्केट में ये हो गया और फिर वो हो गया। तो ये इसको मैनेज नहीं किया जा सकता था पहले से? भाई देखें, गवर्नमेंट और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे है, ऐसी जो है वो सिर्फ अफवाह और जो जाती है उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। ना कोई DGISI पे कोई इख्तलाफ है, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे है, और ये लोग जो है ना ये खुश होते हैं, ये गलत फहमी में है बल्कि खुश फहमी में है कि पता नहीं आज और कल आर्मी की और गवर्नमेंट की लड़ाई हो जाएगी और इससे पता नहीं हमें क्या फ़ायदा हासिल हो जाएगा। किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, और इंशाल्लाह एक आधे दिन में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर उनकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, और इनकी जो भूल है वो सिर्फ भूल की हद तक रह जाएगी। अच्छा राणा साहब, डॉलर एक तो वो हमारे यहाँ इश्यूज इतने हैं कि जी हम एक को पकड़ते हैं, पेट्रोल को पकड़ते हैं, तो पेट्रोल की वजह से बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी होती है तो बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो सब्ज़ी महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है तो बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये तो एक पेट्रोल वाला एलिमेंट है कि जी हमने बाहर से लेना है, हमारे पास है ही नहीं जी। तो ये डॉलर की प्राइसेस ऊपर चढ़ती जा रही हैं, तो ये इसको नहीं कोई कंट्रोल किया जा सकता? भाई कंट्रोल कैसे किया जाए? ये जो चोर डाकू थे ये सारा कुछ लूट के तो पाकिस्तान से बाहर ले गए, तो अभी कंट्रोल करने में कोई वक्त लगेगा, और इंशाल्लाह कंट्रोल होगा, लेकिन कंट्रोल तब होगा जब चोरों की जेबों से पैसे निकलेंगे और खजाना भरेगा, तब ये कंट्रोल होगा। और इस पेज पे हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब चोरों डाकुओं की जेबों से पैसे निकलेंगे तो तब ये मुआशरा जो है, ये जो माशियत है तभी मजबूत हो गई। इन्होंने तो वो हाल 35 साल में इस मुल्क का किया है, कुछ पल्ले छोड़ा है। ठीक है, ये राव साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मेरे ख्याल में वकालत करते हैं। इन्हें कुछ सोचना चाहिए कि इन्होंने मुल्क का हाल क्या किया है, ये सोचते नहीं है। ठीक है, पता नहीं इनको क्या हो गया है कि ये कम अगर पार्टी से वाबस्ता भी हो तब भी इन्हें हक और सच की बात तो करनी चाहिए ना। हमें तो ये तब कहेंगे जब 5 साल हमारे पूरे हो गए, तो हमें कहेंगे कि जनाब ये इल्जाम है इमरान खान पे और इसने इस स्कैंडल में ये कुछ लूटा है, तो तब हम कहेंगे कि वाकई ये बंदे ठीक बात कर रहे हैं और हम इमरान खान की कभी वकालत नहीं करेंगे। ठीक है, और ये साहब ने हमें जान कर लिया, साहब ने जान कर लिया, मैं उसको ये तो सोचना चाहिए कि कैसे बंदे की वकालत कर रहे हैं। आपको पता है जरदारी 10% था, उसने ना बीबी को छोड़ा ना मुर्तजा भुट्टो को छोड़ा, उसने किसी के पल्ले को छोड़ा है? जी राणा साहब, उसने हर तरह की वो करप्शन की है और अरबों रुपए की या खरबों रुपए की जायदाद मुल्कों से बाहर वो खड़ा है ना, वो खड़ा है, बिलावल जो है वो मैदान में खड़ा है, वो मैदान में खड़ा है जरदारी।
जरदारी मैं मैदान में राव साहब खड़े आपके हैं पास आ रहा हूँ। वो सारा जवाब बता रहे हैं। राव साहब, वो मैदान में खड़ा है, वो शेर है, वो भागा तो नहीं है। राव साहब मैं आपके वो पास आ सियासत रहा का हूँ। बादशाह है, हो चुका है, वो मैदान में सियासत का पिछड़ चुका है। बादशाह, वो आगे नहीं। राव साहब मैं आपके पास आ मेरी रहा बात हूँ। सुनो, वो कभी भी वो नाम वो दीजिए आइए। मैदान राणा साहब, में मैं खड़ा जरा होता, राव साहब से तो वो पॉइंट ले मीडिया लूं। में होता, वो मीडिया में नहीं है, इसका मतलब है कि मैदान से पीछे हट गया। राणा साहब, वो आता क्यों? नवाज शरीफ ने क्या किया कि बरतानिया ने अपने फ्लैट बना लिए, और अब भी वो गवर्नमेंट से तैयार है, अब भी लोग उसकी वकालत कर रहे हैं। जी वो खुद बजाय ये कहना चाहिए कि ये चोर डाकू हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बुरा हाल किया है। देखिए भाई, राणा साहब, मुझे आप मौका दें, इंशाल्लाह। अरफान भाई, राणा साहब, आप मैं बात जरा करते राव साहब हैं, का कमेंट्स ले तो लूं। मैं नहीं बोला हूँ, आप मुझे मौका दें, मैं हक सच की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको बर्दाश्त करें। ये तो मेरी बात से ये तो कोई तरीका नहीं ना हुआ कि आप जब बोल रहे थे तो मैं खामोश होकर सुन रहा था, राणा और साहब, आप मैं झूठ भी बोल रहे थे, मैं तब भी खामोश होकर सुन रहा था। मैं सच भी बोल रहा हूँ तो फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। राणा साहब, मैं जरा राव साहब को प्रोग्राम में शामिल करा लूं। राव साहब कब से वेट कर रहे हैं, राव साहब इतनी दूर से बात कर रहे हैं। मेहरबानी राणा साहब आपकी, मतलब आपसे। अच्छा राव साहब, वेलकम टू द शो जी। जातियात के ऊपर काम अटैक करने के लिए नहीं नहीं, हम जातियात पे नहीं गुफ्तगू कर रहे हैं जी, हमसे पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। जातियात पे तो वो बड़े लीडर गुफ्तगू कर रहे हैं जी, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। उधर से मरियम बीबी करती है, उधर से शहबाज गिल कर देते हैं, वो तो उनको तो हम छोड़ देना जी, हम तो आपस में आप पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, हमें जरूरत नहीं है उसकी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हम तीनों सियासी कारकुन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे अपने। जी हाँ। अच्छा राव साहब, अभी किधर आप पीडीएम का अब प्लान क्या है, आपकी हुकूमत का, सॉरी आपकी जमात का, कि ये पीडीएम को किधर लेके जाएंगे? राव साहब आपकी आर्ट जी, दोनों के पहाड़ ढाए जा रहे हैं सियासी कारकुनों। कोई ऐसा शोबा है या कोई ऐसी इजलास बता दें, शेख कुर्दोनीश की कोई ऐसी जिन्स बता दें जिसकी कीमतें ना बढ़ी हों, तो इनपुट्स जिम्मेदार ज़्यादातर हमारा जो पाकिस्तान पे मुहित जिम्मेदार है वो काश्तकारी हमारा मेन बैकबोन है पाकिस्तान की। कोई डीएपी, यूरिया, कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई ऐसी मराद जो उन्होंने दी हो वो आप ये इनसे गिनवा लें। हर बात का जवाब नवाज शरीफ चोर है, हर बात का जवाब जरदारी चोर है, हर बात का जवाब फलाना चोर है। इससे अब चलने वाला नहीं काम। ये अब भाई साहब, नवाज शरीफ चोर होगा, नवाज शरीफ चोर होगा तो उसको हम क्या जज कहेंगे? माजरत खा हूँ, मैं सिग्नल्स वीक थे, लेकिन मुझे बात करने दें। जो भी यहाँ पे जिसका भी अगर कोई महंगाई का नाम ले ले तो अगले बंदे को आप चोर डिक्लेयर कर देते हैं। अब आपको 3.25 साल हो गए, आप तो 100 दिन के एजेंडे पे आए थे, आपने तो 100 दिन में पाकिस्तान को ठीक करना था। आपने तो कहा था जो बिजली का बिल बढ़ा दे उसको, उस बिल को जला दो। आपने कहा था कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए और रावण कुमार साहब, आप 100 दिन कह रहे हैं, 90 दिन, आपने 10 दिन और इजाफा कर दिया भाई। चले मैं उसको वापस लेता हूँ, लेकिन आपने मेरी तौसीह की। लेकिन इस चीज़ों का जवाब दें जो अवाम के ऊपर बॉम्ब गिर रहा है, उस चीज़ का जवाब दें। आप पुरानी बातों को छोड़ दें। अवाम ने वोट, हम तीनों ने जाके अवाम से वोट लेने हैं, उस नजरिए के ऊपर वोट लेने हैं। अब ये अपने ही बातों के जो बोझ तले दब चुके हैं पीटीआई गवर्नमेंट। अच्छा राव साहब आप देखें ना, हमारी इस मुल्क में जो ख़राबी है वो 2-3 पॉइंट्स में है।
एक ये है कि जी हमारे मुल्क में सिस्टम ठीक नहीं है, और जो 30-35 साल में वो सिस्टम किसी ने ठीक नहीं किए। ठीक, वो सिस्टम ठीक नहीं किए तो अभी पीपल पार्टी भी बैठ के रो रही है और मुस्लिम लीग नून भी बैठ के रो रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी उस सिस्टम को ठीक नहीं करती तो 23 के बाद ये भी सारी बैठ के रोएगी। अभी ये कहती है कि हमारे पास नजायज़ केस बन रहे हैं, शायद खान अब्बासी कहता है, ख्वाजा आसिफ कहता है, एहसान इकबाल कहता है। तो जब ये 8 से 18 तक इक़्तिदार में थे उस वक्त सोए हुए थे, क्यों नहीं नैब के कानून तब्दील किए कि जी किसी में जुर्रत ना हो कि इनके खिलाफ उठ के नजायज़ केसेस बना सकें। ये एक पॉइंट में जी इसका जवाब चाहिए होगा। दूसरा जो आप बता रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं। हमारी दालें, घी, चावल, चीनी, आटा हम सारा इंपोर्ट करते हैं। हमारी काश्तकार की आपने बात की तो 2008 से 2018 तक कंटिन्यूसली 10 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है पंजाब में। तो उस वक्त सिवाय शुगर मिलें लगाने के किस प्रोडक्ट पे काम किया गया है मुस्लिम लीग नून ने? ये दो मेरे क्वेश्चन है। मुझे मैं आपको जवाब देता हूं सर कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब थी तो डीएपी का रेट जो एक मेजर कंपोनेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बताएं राव साहब। काटन आपने कहां से कहां पहुंचाई? काटन कितनी एक्सपोर्ट की आपने? चावल कितना एक्सपोर्ट किया? कितने आपने लोगों में, आप पत्तों की चले जाएं वहां फूल इंडस्ट्री सारी की सारी ना होता है इतना बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट ट्रिलियंस में है, वो अगर एक्सपोर्ट ना होनी होती तो ट्रेड डेफिसिट उतना कम ना होता जो आज से। ये तो इन्होंने तो खत्म किया है। नहीं, कब खत्म किया है? आप ट्रेड डेफिसिट कैसे खत्म हुआ? जब इंपोर्ट बढ़ी हुई है तो ट्रेड डेफिसिट कैसे? तो इंपोर्ट तो वो आपकी इक्विपमेंट में, प्लांट्स की मद में बढ़ी हुई है ना। आपने प्रोडक्शन यूनिट्स आपके आ रहे हैं, उसको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अभी तो आपने गंदम इंपोर्ट की है। आपको पिछले साल चेयरमैन कायमा कमेटी ने ये सिफारिशात दी पीटीआई की गवर्नमेंट, भाई आप 1 साल पहले ही गंदम का रेट 1800 रुपये कर दे, जिसका सिंध को किया कि पंजाब तो 1 साल कैसे फिर कैसे डॉलर नीचे आएगा? ठीक है, अच्छा मैं ज़रा लास्ट अभी प्रोग्राम हमारा वाइंड अप हो रहा है कि इसमें अस्सलाम गोंदल साहब, ये अभी सिंध में भी माशाल्लाह आप कमोबेश 2008 से लेकर 18 और फिर 21, 22, 23 तो वो पूरा पाकिस्तान और गिलगित और आज़ाद कश्मीर पे तो वो फोकस है। तो सिंध पे कितने साल और चाहिए कि जी हालात ठीक होने में? आप बात सिंध की कर रहे हैं कि पंजाब की कर रहे हैं? नहीं, सिंध की ये पीपल्स पार्टी में हुकूमत तो सिंध में कर रही है ना। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। आपको मैं सेहत के हवाले से बताऊं कि पिछले दिनों हेड फकीरिया से एक दोस्त मेरे आए, ये रमजान की बात है, उन्होंने कहा है कि हमने जिगर ट्रांसप्लांट कराना है, हमारे पास पैसे नहीं है, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, अगर आप हमारी कोई अप्रोच करके हमारा ट्रांसप्लांट करा दें तो सुना है उधर फ्री हो रहा है। तो वो आए हमारे उसमें डिस्ट्रिक्ट सदर से जनाब जुल्फकार रांझा साहब, मैंने उनको कहा सर ये गरीब बंदे हैं हमारी पार्टी के हैं तो इनको अप्रोच करें, मुराद अली शाह साहब से रब्ता करें ताकि इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रांझा साहब ने उनको अपने पैड पे लिख कर दिया तो वो उधर लीवर ट्रांसप्लांट खैरपुर में गवर्नमेंट अस्पताल है जो हमारा, उधर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। 70 लाख रुपया उनका खर्चा है जो सिंध गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किया है। वो लहदा बात है, मीडिया हमें कवरेज नहीं देता, हमें कुछ नहीं, सरदार कशी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम अगर जो अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले एशिया की, उसमें सिंध पहले नंबर पे आया तरक्याती कामों की वजह से। इस वजह से
मुराद अली शाह साहब एक करप्शन में पहले नंबर पर आया है। अब करप्शन पे पाकिस्तान पहले नंबर पर आया है, करप्शन पे वफाकी गवर्नमेंट पहले नंबर पे आई है, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट करप्शन पे पहले नंबर पे आया है। अगर ये बात नहीं करने देंगे इंजीनियर साहब तो आप, मैं ऐसी बातें करूंगा आप शो छोड़कर भाग जाएंगे। बेहतर यही है कि मुझे अवाम की बात करने दे, हमें अवाम की फिक्र है, भागने वालों में से नहीं हूं। की फिक्र है। वो 3 साल आपने गुजार दिए, अब ऐसी बात नहीं चलेगी, अब इस खटपुतली को जाना पड़ेगा। अगर आप बात नहीं करने देंगे तो मैं भी आपको बात नहीं करने दूंगा। ये आपकी बात सुने, आपकी नजर में कठपुतली है, वैसे ये 5 साल पूरे करेगा और अगले 5 साल भी पूरे करेगा। आप तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करे, आपको पता चले जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने DGISI, आप 5 साल ना आपसे DGISI नहीं लग सकेगा। वो आपने पहले कहा ना कि इनकी बोती बंद हो जाएगी, 2-3 दिन में नोटिफिकेशन बाहर हो जाएगा। अब मुझे अभी लग रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी बोती बंद की हुई है, जिस वजह से आप, हाँ, हमारी फौज अपनी है, हम उसके साथ किसी सूरत में, फौज हमारी भी है, आपकी नहीं है फौज है, आपने तो फौज का निशाना बनाया है। आप लड़ले हैं। आप तरीन साहब, आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की, सिंध गवर्नमेंट में आप थर चले जाएं, जहाँ आप कहते हैं बच्चे मर रहे हैं, वहाँ कोयले से बिजली पैदा हो रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। आप किसी दिन अपना कैमरा मेरे साथ लेके चलें, सिंध में वो काम आपको दिखा दूं, आप कहें वाह क्या बात है मुराद अली शाह की। और एक नहीं बात गोंदल साहब, आप सिंध की बात कर रहे हैं, कराची में पानी और सीवरेज का जो इशू है वो एक बड़ा वो टट्टा मजाक बना हुआ था। बारिश आता है तो वो क्यों इतना क्यों है सिस्टम के जी सिर्फ 2 बारिशें आ जाएं तो कराची संभाला नहीं जाता। आपने बात की कि बारिश आता है तो पानी आता है, ये आपने बात अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश हुई तो जब पानी आया तो मीडिया याद नहीं है। ठीक है, तब देखें वहां तो आप अगर PTI की हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे गोंदल साहब तो इसको 15 साल नहीं हो गए। KPK में आप कर सकते हैं क्रिटिसाइज के जी वहां पे 8वां साल है उसको। सिंध में तो आप माशाल्लाह तो 13-14 साल हो गए आपको मुसलसल हुकूमत करते हुए। आपने कराची की बात की, कराची की बात अगर आपने की है तो उधर पहले MQM ने हुकूमत की है, कांग्रेस ने की है, अभी की सीटें हैं नहीं, ये 10 साल में तो MQM किधर से आ गई। बात सुने ना, MQM हमारी हुकूमत में हिस्सा रही है, वफाकी गवर्नमेंट में हिस्सा रही है, आपका हुकूमत का हिस्सा रही है ना। 8 साल मुशर्रफ के साथ हिस्सा रही है भाई, मुस्तफा कमाल भी हिस्सा रहा है। आप नहीं 8 से 18 तक तो आप आल लोन कल्ले बादशाह जी। हाँ, अब आप अभी की बात करें, अभी PTI ने कितनी सीटें ली है कराची से? भाईजान ये बताएं कि ये 35 साल से सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए, आप इनको ये बताएं। 43 अरब कराची का पैकेज दिया गया, कोई 1 अरब साबित कर दे इन्होंने दिया हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी भी इनकी इन्होंने मीडिया लेके आपके खिलाफ आ रहे हैं। अब जो किया जो का हाल है, आप चलें जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंजीनियर मुबश्शिर साहब, रौसाद अजमल साहब और अरसलान मुख्तार गोंदल साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, ये सिस्टम तो ऐसे चलता रहता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन जो है वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमसे ये कमियां कोताहियां हुई हैं और हमें इनको ठीक करना चाहिए। जिसको भी बात करें वो कहते हैं कि जी ये तो पिछली हुकूमत है, पिछली हुकूमत कहती है कि ये पिछली हुकूमत वाला नाम छोड़ दें, आपको 3 साल हो गए, आपने काम करना है तो काम करके दिखाएं, हम आपको घर छोड़ेंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी नहीं करता, और जो उससे नीचे वाली हैं उससे की तो बात करना भी वो एक ज़्यादती होगी, क्योंकि वो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, वो एक पॉकेट में बैठी हुई होती हैं। तो वो जैसे अचकज़ई साहब हैं, वो एक पार्टी में बैठे हुए हैं तो वो एक पॉकेट में बैठे हैं।
तो उसकी तो बात नहीं की जा सकती। मेजर 3 प्लेयर हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं आते और अपनी एक एक अलहदा पॉकेट में जब वो ज़रूरत पड़ गई इलाक कर लिया, फिर अलहदा हो गए, फिर लड़ पड़े, फिर सड़कों पे घसीटेंगे, फिर इकट्ठे हो गए, फिर लड़ पड़े, फिर इकट्ठे हो गए, फिर लड़ पड़े, फिर इकट्ठे हो गए। तो फिर बर्मला इजहार भी करते हैं कि जी हमें धोखा दिया गया है, पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, हम सड़कों पे घसीटेंगे, उल्टा लटकाएंगे, पेट चाक करके पैसे करेंगे। तो इसके बाद नज़रियात किधर दफन हो जाते हैं जब आप दोबारा उसी बंदे के साथ बैठ के फिर वो बैठते हैं कि जब आप बिलावल साहब कहते हैं कि ये ज़ियाउल हक का हकीकी बेटा है नवाज शरीफ, तो फिर मरियम बीबी किस कैपेसिटी में बिलावल के साथ बैठती है। तो इसी तरीके से जब वो चीज़ें बीबी की करैक्टर असैसिनेशन जो की गई, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने आपने देखनी है और आपने जज करना है कि कौन सीधे रास्ते पे चल रहा है और किसको आपने फॉलो करना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।